हेलो गाइज, आज हम क्लास 12th की रेनबो पुस्तक का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है सीवी रमन, अर्थात चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने ये निबंध जल की महत्ता को दर्शाने के लिए लिखा है। भारत के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेसन है। इस निबंध में, इस लेसन में जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है वो ये है कि जो वाटर है, पानी, इसको द ट्रू एलिक्जर ऑफ लाइफ भी कहा गया है। पानी को द ट्रू एलिक्जर ऑफ लाइफ, एलिक्जर मीन्स अमृत, जीवन का एक सच्चा अमृत कहा गया है पानी को। लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम अमृत को कहीं दूर दुनिया में खोजने की कोशिश करते हैं, जबकि ये जो ट्रू एलिक्जर ऑफ लाइफ है ये हमारे पास ही रहता है, जो सामान्यतः हर जगह मिल जाता है। ये इस पाठ में बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसको डिवाइन अमृत भी कहा गया है। द ट्रू एलिक्जर ऑफ लाइफ भी वाटर को कहा गया है, डिवाइन अमृत भी इसी को कहा गया है। लेखक ने इसको तमाम जो हमारे लिक्विड्स हैं उनमें सबसे सहज सुलभ होने वाला द्रव्य इसको बताया है। इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स। ये तमाम जो लिक्विड्स हैं, तरल पदार्थ हैं, उन सब में सहज उपलब्ध होने वाला ये पदार्थ है, ये प्लेन वाटर यानी सादा पानी है। जो सीवी रमन है वो बताते हैं कि एक बार वो उस लाइन के ऊपर खड़े हुए थे जो लीबियन डेजर्ट को नील नदी घाटी से अलग करती है। लेखक बताते हैं कि एक बार वो उस जगह पर खड़े हुए थे जो लाइन, जो इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर जो नील नदी घाटी है, उस नील नदी घाटी से लीबियन डेजर्ट को यानी लीबिया के जो रेगिस्तान है उसको अलग करती है। वहां खड़े हुए थे। वो बताते हैं कि पानी की महत्ता कि एक तरफ लीबियन डेजर्ट है जहां दूर दूर तक कोई जीव जंतु का चिन्ह दिखाई नहीं देता है, और दूसरी तरफ इजिप्ट की नील नदी घाटी है जो पूर्णतः हरी भरी और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इसको कहा गया है। मानव जनसंख्या खूब है वहां पर, बसी हुई है वहां पर। इसमें लेखक ने बताया है कि देयर इज नथिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर, कि गांव के लिए भी पानी जितनी गांव की सुंदरता को बढ़ाता है इतना कोई दूसरा कोई चीज नहीं है जो गांव की सुंदरता को बढ़ा सके। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाने वाला जो पदार्थ है वो भी वाटर है, पानी है। याद रखिएगा, पानी को द ट्रू एलिक्जर ऑफ लाइफ कहा गया है, डिवाइन अमृत कहा गया है, प्लेन वाटर को ही।
तो गांव की सुंदरता को बढ़ाने वाला भी इसको बताया गया है। दक्षिण भारत में जो सिंचाई होती है वो टैंक से होती है, तालाबों से। छोटे तालाब भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, हर प्रकार के तालाब हैं वहां। उन तालाबों की विशेषता ये है कि वो एक तो कम गहरे हैं, वो छिछले हैं, शैलो, लेकिन उनका जो पैंदा है, बॉटम है, वो दिखाई नहीं देता है। पानी गंदला होता है उनके अंदर, और तालाबों का जो रंग है वो भी अलग अलग दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि जिस क्षेत्र के अंदर बरसात होती है उस क्षेत्र की मिट्टी का जो रंग है वो रंग तालाब के पानी के अंदर दिखाई देता है। यानी जिस क्षेत्र के अंदर बरसात होती है वहां की मिट्टी पानी के साथ तालाब में आती है और उसी के अनुरूप तालाब का रंग दिखाई देता है। चूंकि दक्षिण भारत में खेती तालाबों से होती है, इसलिए वहां जो चावल की मात्रा है वो बाई जाती है। कई तो तालाबों के अंदर ही चावल बाए जाते हैं। मैसूर का अगर उदाहरण लें तो वहां तालाबों के अंदर चावल बोए जाते हैं। तालाब कम गहरे होते हैं। दक्षिण भारत में चावल की खेती तालाब के पानी से ही होती है। अगली बात यह है कि जो गांवों का जो क्षेत्र है, कंट्री साइड, देहाती क्षेत्र है, उसकी सुंदरता का भी जो मुख्य जो कारण है वो पानी है। पानी के कारण ग्रामीण क्षेत्र सुंदर दिखाई देते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय तालाबों का दृश्य बड़ा मनोहारी होता है, बड़ा सुंदर होता है। लेखक ने भूदृश्य के अंदर पानी की तुलना चेहरे पर आंखों के समान की है। जिस प्रकार से चेहरे पर आंखें होती हैं उसी प्रकार से भूमि के ऊपर जो पानी के जो तालाब होते हैं उनकी तुलना की गई है। तो पानी का महत्व यहां खूब बताया गया है। जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र की मिट्टी का जो कलर है वो भिन्न भिन्न है। वहां बरसात के कारण वो मिट्टी बह करके और तालाबों में आती है। इससे तालाबों का रंग भी अलग अलग दिखाई देता है। मान लीजिए जैसे कोई काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी, वहां बरसात हुई, काली मिट्टी बह करके और पानी के साथ में तालाब में आती है तो तालाब का रंग जो गंदला दिखाई देगा वो काला काला दिखाई देगा। कहीं की मिट्टी मान लीजिए येलो है, वो मिट्टी पानी के साथ आती है तो तालाब का रंग येलो दिखाई देगा। किसी तालाब के अंदर जैसे लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी पानी के साथ बह करके आती है तो तालाबों का रंग लाल दिखाई देगा। तो इस प्रकार से वहां के जो तालाबों का रंग है वो भी भिन्न भिन्न दिखाई देता है, भांति भांति का दिखाई देता है। जो महत्वपूर्ण बात अगली बताई गई है इस लेसन के अंतर्गत वो ये बताई गई है कि पानी की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है इसकी बहाव की, किसी चीज को बहा करके ले जाने की क्षमता। द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट अबाउट वाटर इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट। सिल्ट का मतलब यहां पुस्तक में गाद है, आप देखोगे मीनिंग मिल जाएगा आपको, गाद। पानी की जो क्षमता है वो बहा करके, यानी बहा करके ले जाने की जो क्षमता है ये महत्वपूर्ण है पानी की। और इसी के साथ मिट्टी बह करके आ जाती है और उसी मिट्टी के अनुसार ही तालाब का रंग हमें भांति भांति या भिन्न भिन्न रंग दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण बात इस पाठ में बताई गई है, मिट्टी कटाव के कारण
और उपाय। इंपॉर्टेंट बात है कि क्या मिट्टी कटाव के कारण हो सकते हैं और क्या इसके उपाय हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉज है सोइल इरोजन का, वो तो है सडन ब्रस्ट ऑफ हैवी रेन, जो मुख्य कारण है मिट्टी कटाव का। प्रिंसिपल कॉज, मेन कॉज या मुख्य कारण जिसको हम कहें मिट्टी कटाव का, वो है जो प्रिंसिपल कॉज इसमें बताया गया है वो है सडन ब्रस्ट ऑफ हैवी रेन, यानी अचानक भारी बरसात का होना, ये मिट्टी कटाव का मूल कारण बताया गया है। कुछ कंट्रीब्यूटरी कॉजेज भी बताए गए हैं इसमें, कुछ और सहायक कारण भी है मिट्टी कटाव के, जिनमें एक नंबर पे हम स्लोप ऑफ लैंड यानी मिट्टी का ढाल, अगर ढालू मिट्टी है तो जमीन का कटाव होगा। इस प्रकार से हम जो कंट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। द स्लोप ऑफ लैंड, मिट्टी का ढालू होना। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, यानी मिट्टी के ऊपर जो वनस्पति की जो परत होती है उसका हट जाने के कारण भी मिट्टी का कटाव होता है, यानी वनस्पति भी मिट्टी कटाव को रोकती है। तो ऊपरी जो मिट्टी की जो वनस्पति की जो परत होती है, सुरक्षा परत जो होती है, प्रोटेक्टिव कोट जिसको बोलते हैं, वो हट जाती है तो भी मिट्टी का कटाव होता है। और तीसरा कारण है कि नालियां पड़ जाना, एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स यानी नालियों का पड़ जाना। धारियां पड़ जाती हैं, नालियां पड़ जाती हैं, लीक पड़ जाती हैं, तो उनसे पानी बह करके चला जाता है और फिर वो मिट्टी कटाव उसके साथ में होती है। तो ये जो प्रिंसिपल कॉज या मुख्य कारण या मेन कॉज मिट्टी कटाव का है, वो तो है सडन ब्रस्ट ऑफ हैवी रेन, यानी अचानक भारी बरसात का होना। और बाकी कंट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं वो आपके सामने, द स्लोप ऑफ लैंड एक तो, नंबर 2 के ऊपर है रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, यानी वनस्पति का हटना भी मिट्टी कटाव का कारण है। और थर्ड है द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, लीकों का अस्तित्व। ये तो है कारण मिट्टी कटाव के। अब हम बात कर लेते हैं मेजर्स की, मेजर्स ऑफ सोइल इरोजन, यानी मिट्टी कटाव के जो उपाय हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। मेजर्स ऑफ सोइल इरोजन, मिट्टी कटाव के जो उपाय हैं उनकी हम बात करते हैं। अगर हम मिट्टी को, जमीन को समतल रखें, समतलीकरण करें, समतल जमीन होती है तो वहां मिट्टी का कटाव कम होता है। दैट टेरेसिंग ऑफ लैंड, फर्स्ट पॉइंट, द टेरेसिंग ऑफ लैंड यानी मिट्टी का भूमि का समतलीकरण होना, ये मिट्टी कटाव को रोकने का पहला उपाय है। दूसरा उपाय है द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, यानी बांधों का निर्माण करना। जगह जगह अब अगर हम जो बांध बना देंगे तो मिट्टी बह करके नहीं जाएगी, मिट्टी रुक जाएगी। तो दूसरा कारण द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, यानी बांधों का निर्माण करना। तीसरा जो उपाय है मिट्टी कटाव को रोकने का वो है द प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन, यानी सीढ़ीनुमा खेती करना। जैसे पहाड़ी प्रदेश हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहां पर खेती हम कैसे करें, सीढ़ीनुमा, कंटूर कल्टीवेशन। ये तीसरा उपाय है मिट्टी कटाव को रोकने का। और चौथा जो उपाय है वह है प्लांटिंग ऑफ वेजिटेशन, यानी पौधारोपण। ये 4 इसमें मेजर हैं। मेजर्स कौन कौन से हैं पुनः एक बार मैं बताता हूं आपको। द टेरेसिंग ऑफ लैंड, यानी भूमि का समतलीकरण करना, भूमि को समतल करना, ये मिट्टी कटाव का एक कारण है, मिट्टी कटाव को रोकने का एक उपाय है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, बांधों का निर्माण करना।
ये मिट्टी कटाव को रोकने का दूसरा उपाय है। द प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन, सीढ़ीनुमा खेती करना, ये मिट्टी कटाव को रोकने का तीसरा उपाय है। और प्लांटिंग ऑफ वेजिटेशन, यानी वनस्पति को बोना, पेड़ पौधों का बोना, प्लांटिंग करना, ये भी मिट्टी कटाव का रोकने का उपाय है। तो मिट्टी कटाव के जो सॉइल इरोजन के कॉजेज एंड मेजर्स, इसके बारे में हमने बात की। कॉजेज कौन कौन से हैं, मेन कॉज कौन सा है, प्रिंसिपल कॉज कौन सा है, ये आपने देखा, सडन ब्रस्ट ऑफ हैवी रेन। और कंट्रीब्यूटरी कॉजेज कौन कौन से हैं वो भी अपन ने देखे। मेजर्स सॉइल इरोजन के क्या हैं, मिट्टी कटाव के उपाय क्या हैं, उनके बारे में हमने बात की। अगला जो पॉइंट है, जो मूल है, वो यह है कि जो पौधारोपण है, प्लांटेशन है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक राष्ट्र के लिए की एक असीम संपदा होती है। प्लांटेशन जो है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ये एक राष्ट्र की क्या होती है, असीम संपदा होती है प्लांटेशन, याद रखने की बात है। और इसमें जो लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि वाटर है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये हमें सीखना जरूरी है इस निबंध के अंदर, कि इसकी क्या भूमिका है हमारे जीवन में वाटर की। तो इसको मैं एक बार आपको थोड़ा बताता हूं, आप समझने की कोशिश करना। वाटर जीवन का आधार है, वाटर जीवन का आधार है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। वाटर कंजर्वेशन is necessary for our countryside. Water conservation is necessary for our country. हमारे देश के लिए वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज नो लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल विदाउट वाटर। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरा के ऊपर नो लाइफ इज पॉसिबल, कोई भी जीव संभव नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर विदाउट वाटर, बिना पानी के। नो मॉइस्चर इन अर्थ इज पॉसिबल विदाउट वाटर। भूमि के अंदर नमी संभव नहीं है बिना पानी के, और भूमि में अगर नमी नहीं होगी तो किस प्रकार से पेड़ पौधे फसल हम कर पाएंगे। नो एग्रीकल्चर इज पॉसिबल विदाउट वाटर। बिना वाटर के कोई एग्रीकल्चर नहीं होगी, कोई खेती नहीं हो सकती, कोई कृषि नहीं हो सकती। इसलिए हमें वाटर है तो हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, बाकी बिना पानी के हम खेती भी नहीं कर सकते। नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर। यानी बिना पानी के हम कोई भी शारीरिक एक्टिविटी नहीं कर सकते, किसी प्रकार का क्रियाकलाप हम नहीं कर सकते बिना पानी के। तो ये मूल जो बातें हैं, जो इंपॉर्टेंस है वाटर का, वो मैं आपको बता रहा हूं कि पानी है, ये हमारे जीवन का आधार है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। वाटर कंजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर आवर कंट्री बिकॉज नो लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल विदाउट वाटर। नो मॉइस्चर इन अर्थ इज पॉसिबल विदाउट वाटर। नो एग्रीकल्चर इज पॉसिबल विदाउट वाटर। नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर। थस द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर है, पानी का संरक्षण और पानी का उपयोग, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए फंडामेंटल है, ये मानव कल्याण का आधार है। तो मानव कल्याण का आधार क्या है? पानी का कंजर्वेशन करना, वाटर का कंजर्वेशन करना एंड इसका यूटिलाइजेशन करना, सदुपयोग करना इसका। ये महत्वपूर्ण बात इस लेसन में है।
तो इसमें और कोई विशेष बात नहीं है, यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो मूल बातें आपको बताई गई, मेन जो कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के वो क्या है, मेजर्स हैं सॉइल इरोजन के वो क्या है, वाटर का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए क्या है, जो मैंने लास्ट में आपको बताया है कि ये जीवन का आधार है। पानी देश के लिए बहुत ही जरूरी है पानी का संरक्षण करना, क्योंकि बिना पानी के पृथ्वी के ऊपर कोई जीवन संभव नहीं है, कोई खेती नहीं संभव है, कोई नमी नहीं हो सकती इस पृथ्वी में। यानी किसी प्रकार की जो एक्टिविटी है हमारी जो वो नहीं हो सकती पानी के बिना। तो इस प्रकार से पानी का संरक्षण करना और पानी का सदुपयोग करना, ये ह्यूमन वेलफेयर का एक आधार इस पाठ के अंदर बताया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो थैंक यू गाइज, ये आपका लेसन था। इसको आप जो